हेलो स्टूडेंट, मैं विशाल अग्रवाल बीआरपी साइंस सबके शानदार प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो हो जाइए तैयार। आज से जो है 10th क्लास की वन शॉट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आज जो है 10th क्लास साइंस के सबसे पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का वन शॉट लेने वाले हैं। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा इस चैप्टर से तो है जो है बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि इस वन शॉट में हम जो है पूरे के पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यूज और जो भी बुक्स में सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो सारे के सारे कवर करेंगे। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी इस चैप्टर से जो है परीक्षा में आपके एक भी अंक नहीं कटेगा, मात्र इसी वन शॉट के मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। और अगर अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी इस शानदार वन शॉट सीरीज़ का फ़ायदा उठाकर अपने परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। मतलब कि पेपर में कैसा आ जाएगा कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए और कुछ समीकरण दिए होंगे। यहाँ पर है सबसे पहला, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू हाइड्रोक्लोराइड। तो इसे संतुलित कैसे करेंगे? हाइड्रोजन टू H2 प्लस क्लोरीन, ठीक है, Cl2 इज इक्वल टू HCl। इसमें जो है 2 ऐड कर देंगे तो ये संतुलित हो जाएगा। फिर अगला कौन सा है? बी वाला, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, तो इसका क्या होगा? बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ जो है हम 3 जोड़ देंगे। फिर जो है एल्युमिनियम सल्फेट हमारा संतुलित है, इजकल टू बेरियम सल्फेट के साथ 3 जोड़ देंगे तो ये संतुलित हो जाएगा। अगला है एल्युमिनियम क्लोराइड, तो इसमें भी 2 ऐड कर देंगे जो है हमारा ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। और जो सी वाला है, सोडियम प्लस जल इजकल टू सोडियम हाइड्रोक्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो इसमें क्या होगा? सोडियम के साथ 2 ऐड करेंगे, जल जो है हमारा जल के साथ भी 2 ऐड करेंगे तो ये इधर का संतुलित हो जाएगा, इजकल टू सोडियम के साथ भी 2 जोड़ेंगे और हाइड्रोजन जो है हमारा संतुलित है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, इन 5 प्रकार की अभिक्रियाओं में से कोई ना कोई एक अभिक्रिया उदाहरण सहित हमारे एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो हमारे इस 5 की 5 अभिक्रिया को हम अच्छे से समझेंगे डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। सबसे पहली अभिक्रिया होने वाली है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी होने वाली है वियोजन अभिक्रिया, तीसरी विस्थापन अभिक्रिया, और चौथी जो हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया, और 5वीं जो है उपचयन व अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। इन पांचों की 5 अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मान लीजिए कि इन्हीं में से एक ना एक अभिक्रिया 100% आपके इसी साल के बोर्ड एग्जाम में आने वाली है। तो इन 5 अभिक्रियाओं को बिल्कुल भी छोड़ के ना जाएं। अगर चैप्टर में से अगर कोई कहे कि सिर्फ एक क्वेश्चन बता दी तो ये प्रश्न नंबर 2 पढ़ के जरूर जाएं। चलिए संयोजन अभिक्रिया देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन और एग्जाम्पल। संयोजन अभिक्रिया, तो संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या होती है? परिभाषा, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ सहयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या होता है? जब 2 छोटे छोटे पदार्थ सहयोग करके एक बड़ा पदार्थ बना लेते हैं, उसे जो है संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? दिया दे रखा है 2H2 प्लस O2, ठीक है। अब ये 2 पदार्थ छोटे छोटे हैं, अब ये सहयोग करके H2O बना लें, 2H2O, तो ये क्या एकल पदार्थ हो गए? वहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 1 हो गए, ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है H2 प्लस Cl2, फिर इन्होंने मिलाकर 2HCl बना लिया। अगला है C प्लस O2, फिर CO2 जो है ये छोटे छोटे पदार्थ है, फिर CO2 मिलकर एक बड़ा पदार्थ बना लिया, ठीक है। अगला है Mg प्लस O2, फिर इन्होंने मिलाकर 2MgO बना लिया। तो ऐसे कर कर मतलब कि 2 छोटे छोटे पदार्थों को मिलाकर एक बड़ा पदार्थ बना लेते हैं, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब अगली अभिक्रिया की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये कुछ और उदाहरण दे रखे हैं संयोजन अभिक्रिया के। मतलब कि ये 2 पदार्थ दे रखे हैं,
बिना बुझा हुआ चूना, फिर ये बुझा हुआ चूना आ जाता है। ठीक है, फिर इधर ये एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा इन एग्जाम्पल को। हम अपने अगली अभिक्रिया पर चलते हैं। हमारे दूसरे नंबर की अभिक्रिया होने वाली है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन का क्या होती है? जिस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, जब कोई बड़ा पदार्थ है उसे छोटे छोटे पदार्थों में, मतलब कि टुकड़े टुकड़ों में कर दिया जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसके एग्जांपल समझते हैं। देखो, इसमें दिया हुआ FeSO4। ठीक है, एक अभिकर्मक, एकल अभिकर्मक है। ठीक है, फिर इसे छोटे छोटे उत्पाद बना दिए गए हैं, जैसे FeO3 फिर प्लस S2 प्लस SO3 में। ठीक है, ऐसे कैसे ये सारे एग्जांपल दिए हुए हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा एग्जांपल। अपन डेफिनेशन अपन ने देख लिया, एग्जांपल तो यही सेम के सेम है, सारे के सारे लिखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। चलिए अगली अभिक्रिया पर जाते हैं, तीसरे नंबर वाली अभिक्रिया पर। ठीक है, जल का विद्युत अपघटन देख लेते हैं पहले। जल का विद्युत अपघटन क्या होता है? देखो, इसमें क्या है, H2O जो है लिक्विड में होता है 2H2O। ठीक है, फिर विद्युत धारा, इसमें से विद्युत धारा प्रभावित होती है, तो क्या होता है, ये 2H2 बचता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, गैस होता है, प्लस H2 वो भी गैस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इधर से एनोड लगा होता है, उधर कैथोड लगा होता है। ठीक है, और इधर से ये है बैटरी के थ्रू इन्हें जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इधर एनोड होता है तो क्या होता है, माइनस में होता है, कैथोड होता है तो प्लस में होता है। ये ही क्या होता है, जल का विद्युत अपघटन होता है। क्या सीधी सी बात है, सिंपल वर्ड में एनोड और कैथोड के द्वारा जो है जल का विद्युत अपघटन किया जाता है। बस आपको ये डायग्राम देख लेना है थोड़ा बहुत, अगर एग्जाम में आ जाता है तो बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, एनोड और कैथोड के द्वारा ही आप एक बकेट बना लीजिएगा। एक साइड एनोड जोड़ दीजिए, एक साइड कैथोड जोड़ दीजिएगा, और दोनों को बैटरी की सहायता से मिलाना है, मतलब कि प्लस माइनस करना है दोनों को। चलिए तीसरे नंबर की अभिक्रिया देखते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन होती है, जिन अभिक्रियाओं में कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या होता है, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। कोई बड़ा व्यक्ति है और एक छोटा व्यक्ति है। ठीक है, वो स्टूल पर बैठा है, छोटा व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति आया, उसने आकर छोटे व्यक्ति को जो है स्टूल से हटा दिया। क्यों? बड़ा व्यक्ति पावरफुल है, छोटा व्यक्ति कम पावरफुल है, तो उसने बड़े व्यक्ति ने आकर छोटे व्यक्ति को उसकी स्टूल से हटा दिया। यही विस्थापन अभिक्रिया में होता है। देखो, एक एग्जाम्पल के समझते हैं। FeA प्लस कॉपर सल्फेट है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच अभिक्रिया हुई तो क्या होता है, कॉपर जो है हमारा कम क्रियाशील होता है, Fe जो अधिक क्रियाशील होता है, तो जो है Fe जो होता है हमारे कॉपर को हटा देता है, तो ये क्या हो जाता है, FeSO4 हो गया। कॉपर कम क्रियाशील है तो कॉपर जो है हमारा विस्थापित हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अब अगली अभिक्रिया देखते हैं, बाकी एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा, सेम के सेम है, बस मैंने आपको वो समझाई दिया है। चलिए अगली अभिक्रिया देखते हैं। चलिए चौथे नंबर की अभिक्रिया देख लेते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आती है और इस साल भी एग्जाम में आने वाली है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, सीधा बिल्कुल विस्थापन अभिक्रिया ही जैसी है, बस इसमें अंतर इतना होता है, विस्थापन अभिक्रिया में सिर्फ एक आयन विस्थापित होता है, इसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। मतलब कि इसका आयन उसमें चला जाता है और उसका आयन इसमें चला जाता है। एक एग्जांपल के लिए थ्रू समझते हैं, इधर सोडियम सल्फेट है, उधर बेरियम सल्फेट है। ठीक है, अब इनके बीच जो है अब अभिक्रिया होगी तो इधर क्या हो गया, ये सोडियम क्लोराइड हो गया, उधर बेरियम सल्फेट हो गया। मतलब कि एक आयन, इसका आयन उसने ले लिया, उसका आयन इसने ले लिया। ठीक है, बस इतना ही द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। अब ये अपक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें अभिक्रियाओं में अपक्षेप का निर्माण होता है, उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये एग्जाम्पल है, वो आप देख लीजिए बस। ये अपक्षेपण अभिक्रिया होती है जिसमें अपक्षेप का निर्माण होता है, उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले अभिक्रिया पर जाते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, उपचयन व अपचयन। ठीक है, ऑक्सीकरण उपचयन
किसी रासायनिक अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीकरण की वृद्धि होती है, मतलब कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसका उपचयन हुआ है। ठीक है, जब मतलब क्या होता है, उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है वृद्धि होती है उसमें, और हाइड्रोजन का ह्रास मतलब कमी होती है, उसे क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन। आप एग्जाम्पल में कुछ खास है नहीं, आप देख लीजिएगा। अब अपचयन देखते हैं अपन, चलिए। तो अपचयन क्या होता है, ठीक है, अपचयन जो होता है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, मतलब जो है उपचयन का उल्टा होता है अपचयन में। ठीक है, मतलब कि उपचयन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है और हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। उसमें उल्टा था, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, हाइड्रोजन की कमी हो रही थी। ठीक है, और एग्जाम्पल तो आप पहले से ही आप जानते हैं, अपचयन का एग्जाम्पल तो बहुत ही सरल है, एग्जाम्पल और लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए रेडॉक्स अभिक्रिया देखते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिन अभिक्रियाओं में एक अभिकर्मक उपचयत तथा दूसरा अभिकर्मक अपचयत होता है। अभी अपन ने उपचयत और अपचयत देखा ना, उन्हीं चीज की बात हो रही है। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, एक अभिकर्मक का उपचयत होता है, दूसरे का अपचयत होता है, तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उपचयन या अपचयन अभिक्रिया साथ ही घटित होती है। ठीक है, उदाहरण दे रखे हैं, एक का अपचयन हो रहा है, दूसरे का उपचयन हो रहा है। ठीक है, नीचे वाले का अपचयन हो रहा है, ऊपर वाले का उपचयन हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल तो ये मतलब कि रेडॉक्स अभिक्रिया सीधी सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो क्या, अपचयन और उपचयन दोनों जब वो घटित होते हैं तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ऊष्मा शोषी एवं ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया से प्रश्न, मतलब कि ऊष्मा शोषी और एवं ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो सीधी बात है, डेफिनेशन ही पूछ लिया जाता है कि ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ये दिए हुए हैं, जो आप क्या है देख के सीधे का सीधा लिख सकते हैं। सिंपल एग्जाम्पल है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हमें वन शॉट बिल्कुल शॉर्ट रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे हमें ज़्यादा टाइम नहीं रहता है वीडियोस लेक्चर्स देखने के लिए, तो हमें बिल्कुल शॉर्ट जो है हमें जो वन शॉट रखना है। तो हम एग्जाम्पल को मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा, आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल है। चलिए अगली जो है हम अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं, ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का ही है, तो आप लोग देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है, प्रकाशिक अपघटन के द्वारा ये एग्जाम्पल है। ठीक है, उससे रिलेटेड देख लीजिएगा आप। चलिए ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं। ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पादन होती है उन्हें ऊष्मा छेपी अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब सीधी सी बात क्या होता है, ऊष्मा छेपी में क्या होता है, ऊष्मा जो है बाहर निकलती है, और ऊष्मा शोषी में क्या होता है, वो ऊष्मा को अवशोषित करती है। बस इन दोनों जो है रासायनिक अभिक्रिया में इतना सा डिफरेंस है। उदाहरण देख लेते हैं, ये नंबर 1 का है, कोयले का दहन हो रहा है। ठीक है, जहाँ पर कोयले का दहन हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर जो है सी जल रहा है, मतलब क्या जल रहा है, कार्बन जल रहा है, इधर ऑक्सीजन, तो दोनों का जो है CO2 बन गया, जो कि ऊष्मा बाहर निकल, ठीक है, प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश बाहर निकल रहा है। ठीक है, पर प्राकृतिक गैस का दहन होता है तब भी जो ऊष्मा जो है बाहर निकलती है, जो आप दिख रही होगी जब हम जो प्राकृतिक गैसों का दहन करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल है, दोनों डेफिनेशन अगर शॉर्ट में देखें तो ऊष्मा छेपी क्या होती है, जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, और ऊष्मा शोषी क्या होती है, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी है, मतलब कि ज़्यादा अपने दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। विकृत गंधिता क्या होती है, बसाए युक्त एवं तैलीय खाद्य सामग्री लंबे समय तक रखा जाता है तो प्राय उसका उपचयन हो जाता है एवं उसका स्वाद और गंध बिगड़ जाते हैं। ठीक है, अर्थात वह पदार्थ विकृत गंधित हो जाते हैं, वह
इस घटना को विकृत गंधता कहते हैं। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, सिंपल भाषा में अगर हम सिंपल घर की बात में समझें, जो कि हम खाना हमारा रखा रखा खराब हो जाता है ना, उसी को विकृत गंधता कहते हैं। उसमें से तेल बसा गंध जो है आने लगती है, उसे विकृत गंधता कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप जो है, ये तो हमने शॉर्ट में लिख रखा है, सिर्फ डेफिनेशन है, आप इसे थोड़ा एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं अगर ज़्यादा अंक में आ रहा है क्वेश्चन। अगर कम में आ रहा है 2-3 में तो इतना ही काफ़ी है। अगर 5 नंबर में आया तो अपन थोड़ा डिटेल में लिख सकते हैं कि खाना खराब हो जाता है, ये बसा युक्त तेल पदार्थ जो है गंध मारने लगते हैं। इस प्रकार से हम पूरी डिटेल डेफिनेशन के साथ जो है विकृत गंधता से आप क्या समझते हैं इसे और ज़्यादा अच्छे तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, अब अगर विकृत गंधता को रोकने के उपाय देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रतिऑक्सीकारक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला। फिर क्या है, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। ठीक है, वायुरोधी क्यों क्यों हो जाता है ऐसा, क्योंकि वायुरोधी जो हमारा वायु है, उससे वायु के संपर्क में आके हमारा खाद्य पदार्थ जल्दी से जल्दी खराब होने लगता है। तली हुई चीज़ों जैसे कि चिप्स आदि के पैकेट में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन जैसी असक्रिय गैस भरी जाती है। ठीक है, क्या होता है, जो हमारी ऑक्सीजन होती है बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होती है, उससे क्या होता है, हमारा खाद्य पदार्थ जल्दी से जल्दी खराब होने लगता है। उसके जगह हम नाइट्रोजन भरते हैं, जैसे कि चिप्स वगैरह आपने देखी होगी, हम जो है उसमें नाइट्रोजन भरते हैं। उससे क्या होता है, हमारा खाद्य पदार्थ और लंबे समय तक जो है खराब नहीं होता है। सीधी सी बात है, खाद्य पदार्थ रोकने के लिए क्या हम जो घर में कई सारे जो है कदम उठाते हैं, वही कि वही हमें एग्जाम में भी लिख देने, तो हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वन शॉट हम यहीं ख़त्म कर दें, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। सिर्फ यही इस चैप्टर से करने की ज़रूरत है बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वन शॉट में चैप्टर 2 में।